इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन की बात जनों तक में। नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जन की बात जनों तक में। बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। आज हमारे साथ हैं श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी, जो पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम उनसे आर्थिक प्रबंधन संबंधित कुछ बातें पूछेंगे, कुछ ऐसे सवाल जो आपके लाभ के लिए हैं। तो आइए मिलते हैं श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी से। नमस्कार आनंद जी, बहुत अच्छा लगा कि आज के समाज के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, आप जो कि अर्थ है, ठीक है, आप उसके प्रबंधन के लिए आपका प्रयास जो है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस तरीके का कोई कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ की हो गई है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ अभी आर्थिक प्रबंधन को लेकर के लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस जो होती है वो उस लेवल की नहीं हो पाई है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आपने बताया कि आदमी को जो है अगर गरीब घर में पैदा होता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब रहते हुए मर जाए, ये सबसे बड़ी जो है दोष है। और ये तब संभव है जब आप अपना जो इनकम करते हैं उसका सही तरीके से आप उसका प्रबंध कर पाए। प्रबंध नहीं कर पाते उसका, आप उसका सही तरीके से प्रबंध अगर नहीं कर पाते हैं तो जिस वजह से आपको दिक्कत होती है। नहीं, हम लोगों ने देखा है जैसे लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनका प्रबंधन सही नहीं रहता है। इसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा कर्ज में रहते हैं। कोई आपत्ति उनके ऊपर आ जाती है तो उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इसके लिए देखिए, जहाँ तक मेरा ये राय है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि एक इंसान जब इनकम करता है, ठीक है, तो व्यय का तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो आदमी कमाएगा वो खर्च हो जाएगा, लेकिन इंसान को चाहिए कि हम जितनी इनकम करते हैं उसका कम से कम जो है 30 से 40% हम जो है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य की ज़रूरतों के लिए जो है सेव करते जाएं। ठीक है, फ्यूचर इन द सेंस कि आपका जो है खुद का जो है पेंशन, कि आफ्टर रिटायरमेंट आप किस तरीके से अपनी लाइफ रखेंगे। बाकी और जो भविष्य की ज़रूरतों की बात मैंने करी तो उसमें आपके बच्चों का एजुकेशन किस लेवल पे होगा, ठीक है, आपके घर में जो आपके बेटे या बिटिया की जो है शादी किस तरीके से आप जो है मैनेज करेंगे। तो इन सब सारी चीज़ें, ये सब सारी जो है ज़रूरत है, या फिर आप आने वाले भविष्य में अपने लिए एक नया घर खरीदना चाहते हैं, तो इसका अगर हम सही तरीके से प्रबंधन करेंगे, अपने इनकम का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे तो हम ये कर पाएंगे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा ना कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि एक आदमी की जो इनकम है, ठीक है, उस हिसाब से उसको अपने पैसे को सेगमेंटेड वाइज जो है इन्वेस्ट करना चाहिए या सेव करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि बीमा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बीमा को प्रमोट करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बीमा एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्थिक रूप से जो भी हानियां हमें होती हैं उसकी भरपाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि भाई मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसके घर में उन्होंने कोई घर खरीदा, घर के लिए होम लोन है, ठीक है। अब सपोज कि उन्होंने 50 लाख रुपए का होम लोन ले लिया है, कल को मान लीजिए उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो लोन की लायबिलिटी कहाँ से पूरी होगी। ठीक है, या तो फिर घर बेचा जाए और या तो हमारे पास उसका सही तरीके से हमने कुछ व्यवस्था करी हो, ताकि अगर हम ना रहें या कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे अब्सेंस में, कि इन केस अगर हम अब्सेंस है तो वो जो ड्रीम हमने अपने परिवार के लिए बुने हैं, हमने अपने बच्चों के लिए बुने हैं कि मेरा बेटा फला जगह पे एजुकेशन लेगा, मेरा परिवार इस तरीके से ग्रो करेगा, तो ये सब सारी चीज़ें जो है मैनेज हो पाएँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास में एक सफिशिएंट बीमा रहेगा। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूंगा
कि जब मैं बहुत लोगों से मैंने बात किया हो तो बात आता है कि अरे भाई मेरे पास तो बीमा है, लेकिन क्या बीमा उतना है जितना ज़रूरी है? ठीक है। तो जब हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार, एक व्यक्ति के पास में उतना बीमा नहीं है जितना वाकई उनकी ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें तो आज के डेट में इंडिया में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास में पर्याप्त बीमा नहीं है। ठीक है। तो इससे हमने आपसे बताया कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू, सपोज कि कोई एक आदमी है जिसकी इनकम जो है महीने की 1 लाख रुपए है। ठीक है। तो 1 लाख और उसकी एज है 40 साल। अगले 20 साल में अगर वो सेम इनकम करने वाला है तो अगले 20 साल में उसका जो है, अगर वो साल का 12 लाख कमाता है तो वो जो है 20 सालों में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाएगा। तो क्या 2 करोड़ 40 लाख रुपए का बीमा है उनके पास? अगर है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो लेने की ज़रूरत है। अगर हम ये कर लेते, और इसके लिए आता है जो है बीमा में भी देखिए कई तरीके के बीमा होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या है, इंडोमेंट प्लान की तरफ जो है जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में बीमा मतलब मैं जो समझता हूँ वो टर्म प्लान, और टर्म प्लान में भी आज के डेट में जो है 2 तरीके के जो है टर्म प्लान अवेलेबल है मार्केट में। एक जो है आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कि अगर कुछ नहीं होता है तो आपका पैसा वापस हो जाता है। इनकेस अगर मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो बीमा धन होता है वो मिलता है। बहुत सारी कंपनी, उसमें भी लिमिटेड और रेगुलर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। तो एक आदमी अपने इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा से जो उसका जो है जिस तरीके से उसका चयन कर सकता है वो अपना चयन कर ले। तो एक तो ज़रूरी बात यह है कि उसका टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। दूसरी बात अगर हम करें तो आता है दूसरे नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ की बात करें, आप देख रहे हैं कि सन 2020 से लेके पूरा वर्ल्ड की बात मैं करूँ तो पूरा वर्ल्ड जो है कोविड का दौर है। कोविड में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ जो है आर्थिक रूप से जो है नुकसानी जो है वो की। वैसे तो जो है सरकार भी इस पे काफ़ी अग्रसर है। आयुष्मान भारत जो है ऑलरेडी चल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं जो कि आपको हेल्थ बीमा देती है। ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आदमी हर चीज़ के लिए तो बजट बनाता है। भाई हम अगर पैसे कमाते तो हम बजट बनाते, भाई मैं आज आगे ये घर खरीदूंगा, मैं अपने जो है बिटिया का शादी करूँ, मैं अपने बेटे को जो है एजुकेशन दूंगा, मैं अपने बेटी को एजुकेशन दिलाऊंगा, अच्छा एजुकेशन दिलाऊंगा। लेकिन क्या कभी कोई ये सोचता है कि इतना पैसा मैं अपनी बीमारी के लिए रखूँगा? नहीं। तो अब इसमें हम कुछ आंकड़ों पे अगर बात करें, जैसे आप देखें लोगों की लाइफ स्टाइल आज के डेट में ना बहुत बदली है। लोग फास्ट फूड जो है, स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ा है, इतना भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जो है लोगों की हो गई है। तो इससे क्या बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है। अब अगर हम एक सर्वे की बात करें ना तो इंडिया में लगभग जो है 40% ऐसी जनता है जो कि कार्डियक अटैक से पीड़ित है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है ना कि 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। तो इन ठीक होने में क्या खर्च होता है? पैसा खर्च होता है। आप सुने होंगे कि आज ज़्यादातर जो है कैंसर जो है उससे पीड़ित बहुत सारे लोग मिलते हैं। ठीक है। 30-35% जो है जनता ऐसी है जिनको कैंसर का जो है प्रॉब्लम है। ठीक है। कैंसर से ग्रसित हो जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो है देश तरक्की कर रहा है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इतने बढ़े, मेडिकल सुविधाएं इतनी बड़ी हैं कि आज लोग जो है 80% जनता ठीक हो जा रही है। तो इन सब में क्या खर्च हो रहा है? वो खर्च हो रहा है पैसा। अब ये पैसा अगर हमने कोई उस तरीके से अपनी प्लानिंग करी है, कोई बजट बनाया है कि चलो यार मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरा अगर दवाइयों पे जो खर्चा हो तो वो हम अपना कंपनी जो है खर्च करे, तो या तो हमने ये किया है, नहीं तो हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक आज की डेट में हर इंसान के पास में कम से कम, अगर हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सॉरी 2 बच्चे हैं, तो कम से कम जो है एक आदमी के ऊपर में 15 से 20 लाख रुपए का बीमा कम से कम होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए जिससे कि उनको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। अब इसमें एक बात ये मेरा अपना पर्सनल जो है वो होगा कि ओपिनियन है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का चयन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आप जिस कंपनी से ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट आप ज़रूर देख लें।
ताकि उस मुश्किल घड़ी में जिसके लिए आप अपने मेहनत की पूंजी खर्च कर रहे हैं, उस मुश्किल घड़ी में आपको ज़्यादा परेशान न होना पड़े, आराम से आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाए, सारी सुविधाएं आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो हो गई जिससे कि आपकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है का सलूशन मिल सकता है। तीसरे नंबर पे जैसे आपने बात करी प्रबंधन की, तो तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा जो है हमारा इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी हमारे देश में जो है उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस की एनएससी या पीपीएफ की तरह जाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना होगा एज ए कस्टमर, अगर मैं खुद को जो है देखूं, मेरा अपना एनालिसिस देखूं, तो मुझे लगता है कि हमें जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट का जो है देख लेना होगा। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट अपना प्लान करना होगा। इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो है थोक महंगाई दर की बात करें तो 5-5.5% से ऊपर का है जो है, और अगर हम खुदरा महंगाई दर की बात करें तो लगभग 6.5-7% का जो है हमारा जो है खुदरा महंगाई दर है। अब अगर सपोज हमने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है प्लान किया, जैसे हमने बैंक पे एफडी किया, आज तक ज़्यादातर बैंकों में आपको 6 से 7% के बीच में रिटर्न मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आप एनएससी करेंगे, वहाँ भी आपको जो है 7% का रिटर्न मिल रहा है, या फिर आप पीपीएफ वगैरह प्लान करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह प्लान कर, तो वहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिलता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें होगा क्या कि आप जहाँ से चले हैं फिर आप वापस वहीं पे आके रुक जाएंगे। सपोज अगर 6% का आपने रिटर्न एफडी जो किया है और 6% आपका इन्फ्लेशन रेट है, तो आप जहाँ से चलेंगे वही खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट एक ऐसा जो है मार्केट है जहाँ पे आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वहाँ से अपनी भी एक अच्छे तरीके से अपनी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें भी लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इक्विटी मार्केट जो होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के जो है रिस्क भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती है, देखिए, या तो आदमी ट्रेडिंग करेगा, तो ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास में दो चीज़, या तो आपके पास ज्ञान और समय दोनों होना चाहिए। अगर आपको जो है मार्केट का नॉलेज है और टाइम है तब तो आप वहाँ से मुनाफा ले सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ऐसे में एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे टीवी पे एड्स वगैरह भी आते हैं, तो म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे हम इक्विटी मार्केट पे निवेश करके एक अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। और बेसिकली ये हम जैसे लोग के हैं जिनके पास में जो है उतना टाइम नहीं है या हमें मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, हम जैसे लोग के लिए है कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा जो है रिटर्न ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, उसमें एक एसआईपी होता है। तो एसआईपी के बारे में आजकल बहुत सुना जाता है, बहुत उसके ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हो रहे हैं, तो एसआईपी है क्या? आप इसको डिटेल में ज़रा बताएंगे। देखिए, जैसा म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एसआईपी भी म्यूचुअल फंड लेने का एक तरीका ही है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ना दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो आप लमसम ले सकते हैं कि आपके पास इकट्ठा पैसा है, आपने जो है वहाँ से आप एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका होता है आप सिस्टमेटिक तरीके से पैसे का इन्वेस्ट, जैसे एसआईपी का अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट होता है जो एसआईपी बोलते हैं। अब ये सिस्टमेटिक क्या हुआ? सिस्टमेटिक ये हुआ, ठीक है, कि मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव बेस पे चलता रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक ईसीजी मोड पे। तो आप अगर सपोज आपने 10,000 रुपये महीने का निवेश किया, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आज 10 रुपये के निवेश पे लगाया तो हमेशा 10 ही रुपये रहेगा। कभी हो सकता है वो 9 रुपये होगा, कभी वो 12 रुपये होगा। तो एक आपका एवरेजिंग होता है और साल का एक आपको हैंडसम सा रिटर्न वहाँ से निकल के आ जाता है। तो मुझे लगता है कि एसआईपी एक बहुत ही सेफ तरीका है जहाँ से हम एक अच्छा रिटर्न को ले सकते हैं, जो हम अपने इन्फ्लेशन रेट से काफ़ी अच्छा जो है बीट करते हुए काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है ले सकते हैं एसआईपी में। साथ ही साथ
वन लमसम भी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है ना, कई यहाँ पे एक बेसिकली एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारी सेबी रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं ये उनके जो है वो होते हैं। तो ये फंड मैनेजर क्या होता है, उस फंड को मैनेज करता है। तो बेसिकली क्या है ना कि वो आपको सपोज 100 रुपये निवेश करना है, तो उस 100 रुपये को एक जगह ना निवेश करके अलग अलग सेक्टर की 10-15 कंपनियों में जो है निवेश करते हैं। सपोज कि मान लीजिए अगर कभी आईटी सेक्टर जो है गिर रहा है तो आपका फार्मा सेक्टर आपको सपोर्ट करेगा, कभी बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करेगा। तो ये सब अलग अलग जगहों से पूरा सपोर्ट होता है, जिस वजह से कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, और जो कि इन्फ्लेशन रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर तरीका है जो कि हम कर सकते हैं। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए आप कुछ राय देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा कि देखिए, आपने सुना होगा कि भाई हमने तो इतना लगाया तो हम इतना पाए। कुछ लोग जो बोलते हैं कि भैया हम इतना मेरा तो इतना ही पैसा बढ़ा। तो डिपेंड ऑन फंड मैनेजर की किस तरीके से, किस कंपनी का फंड मैनेजर किस तरीके से, किसका जो है अपना प्रबंधन है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर की के ऊपर में कि किस तरीके से उसका प्रबंधन है, कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी कितना है, वो सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ज़रूरी है कि हाँ, हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान दें कि हाँ कौन सा फंड मैनेजर है। हमें बेसिकली हम चाहे तो 5-10 सालों का रिव्यू देख सकते हैं कि फंड मैनेजर जिसने जो है अपना इन्वेस्ट किया, तो फंड मैनेजर कौन है, उसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, कौन कौन से फंड है, वगैरह वगैरह। और इसमें भी देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊँ तो म्यूचुअल फंड ना, इसमें भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। एक्चुअली लोगों को बस लगता है कि यार म्यूचुअल फंड मतलब यार मार्केट का रिस्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी हमें अलग अलग तरीके का जो है फंड होता है। यहाँ पे आपका जो है मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 तरीके के जो फंड होते हैं। यहाँ पे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम भी बात करें तो लार्ज कैप, जैसे कि जो इंडिया की टॉप 30 कंपनियां होती हैं जो लार्ज मार्केट में ट्रेड होती हैं, वो उसका जो है। बाकी मिडिल की जो कंपनियां वो मिड कैप में जो है ट्रेड होती, और उसके बाद में कुछ स्मॉल कैप की कंपनियां हैं जो कि वो स्मॉल कैप में आती हैं। बाकी अगर कोई एकदम सेफ ऑन साइड में रहना चाहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं, वो रिस्क लेना नहीं, तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में भी जा सकता है, ठीक है। तो एक होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है स्विचिंग का, कि अगर मान लीजिए मार्केट अप साइड में है तो आप इक्विटी मार्केट में रहिए, अगर लगता है कि मार्केट डाउन जा रहा है देन आप स्विच करके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आ जाइए। अगर आप डेट में आते हैं तो आप मार्केट के गिरने का आपके ऊपर में कोई असर नहीं होगा। अच्छा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नो डाउट गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन देखिए गोल्ड ना, 2 चीज़ें हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो मैं उसके फेवर में नहीं होता हूँ, क्योंकि एक तरीके से देखें ना तो आपका पैसा डंप हो जाता है। भाई आप गोल्ड परचेज किए, ठीक है, या तो आप खुद पहनेंगे या तो आप घर में ला के रख देंगे या बैंक के लॉकर में आप ले जाके रख देंगे, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जो है लॉन्च किया है। तो अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो आप गोल्ड बॉन्ड परचेज करिए, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही रहेगा। उससे होगा क्या ना कि आप वो पैसा चलन में रहेगा, ठीक है। और आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं जो कि आपको नॉर्मल आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं और वैसे आप पेपर गोल्ड लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पेपर गोल्ड में रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर हम जो है पेपर गोल्ड पे जाते हैं तो वो ज़्यादा सही है। बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, तो रियल इस्टेट के बारे में क्या कहना है? बहुत सही क्वेश्चन आपने किया। हम लोग बहुत सारी इन चीज़ों को जो है देखते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते हैं। लोगों का ये रुझान है कि भाई हम अगर लैंड परचेज करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, देखिए नो डाउट एक समय है जैसे कि सेमी अर्बन एरियाज है और अर्बन एरिया में, ठीक है। तो सेमी अर्बन एरियाज के जो है जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ तो नो डाउट लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन एक समय तक
जब वो डेवलपमेंट हो जाएगा फिर वहाँ पे कॉस्ट बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 20 सालों का एक्सपीरियंस आप देखेंगे ना, 20 सालों का पूरा देखेंगे ना, तो लगभग आपको सेम रिटर्न है। मैं आपको पिछले 3-4 दिन पहले की एक बात बताता हूँ, एक बहुत ताज़ा तरीन एग्जाम्पल। तो बनारस के एक रिपोर्टेड डॉक्टर है, वहाँ पे हम लोग गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही चर्चा होने लगी तो पता चला कि भैया ये जो ज़मीन है, एक समय था कि ये 10 लाख रुपए की विषय की थी, आज इसका जो है कीमत है जो है 2.5 करोड़ रुपए है। तो ये हुआ कि भाई ये कितने समय तक में हुआ, तो बोला भैया 30 साल हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 30 साल में एवरेज जब मैंने निकाला ना, तो उस ज़मीन की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 20% ही बढ़ी थी। और मैं आपको बता दूं कि आपको इक्विटी मार्केट में अगर आप जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे जो आपको 20% प्लस के रिटर्न देते हैं। तो मेरा आपको यही देखिए, दूसरा एक ना होता है कि ज़मीन क्या है ना, एक सेंटीमेंट होता है, एक भावना होती है। यहाँ भी एक तरीके से अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ठीक बात है, नहीं वहाँ भी पैसा वो डंप हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही होगा ना कि हम क्या होता है, हमारे पास पैसे होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो यार हम एक घर है तो हम एक से दूसरा घर ले लें, तीसरा घर ले लें, इस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, या हम यहाँ से रेंटल इनकम पा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिएगा ना, रेंटल इनकम भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे ना तो 4% होता है, 4% से ऊपर रेंटल इनकम नहीं आता है। तो मैं तो एक इसके पीछे में एकदम नहीं रहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है, आपको खुद के रहने की ज़रूरत है, तो आप जो है लैंड में निवेश करें, या फिर जो है आप जो है घर खरीदें। नहीं तो आप चल संपत्ति में ही अगर अपना निवेश करेंगे तो वो ज़्यादा सही, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपने देखा कि हम किस तरह धन का सही प्रबंधन करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत।